नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कुछ मिनट हम वेट करेंगे सबके जुड़ने का, फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे। जो भी इस समय जुड़ रहे हैं आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हेलो हेलो संगीता जी। जो भी हम सब यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी के इस श्रृंखला में, जो एक बहुत ही खूबसूरत श्रृंखला है। हर संडे को, हर रविवार को शाम 5 से 6:30 बजे तक हम मुझसे पहले बहुत सारे मास्टर्स यहाँ पर आए हैं और गुरुवाणी के ऊपर बातें करी है, जहाँ पर हम जो लाइफ गुरुज हैं या जो जिन गुरुज ने हमें बहुत सारी शिक्षा दी है, जो यहाँ से जा चुके हैं, उनके बारे में भी, उनकी शिक्षा के बारे में हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है इस श्रृंखला के दौरान। और आज क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी और डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ आकर शेयर करूं कुछ बातें जो मैंने इन गुरुओं से सीखी हैं। और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ यूनिवर्सिटी को, डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी को और पूरे संघा को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और जिनके बिना यहाँ पहुँचना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो हम पहले सेशन स्टार्ट करेंगे 5 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन से। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो भी यहाँ पर बने हुए हैं वो सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे, सुखासन में बैठ जाएंगे और 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, हर अंदर जाती और बाहर आती सांस पर। पूरी तरह से अपने आप को वर्तमान का अनुभव करवाते हुए हर अंदर जाती बाहर आती सांस को पूरी तरह से महसूस करते हुए
हर एक अंदर जाती बाहर आती सांस आपको अपने डिवाइन स्वरूप का मनन करवाता है। पूरी तरह से हर एक सांस को महसूस करें। आपकी सांसें आपको वर्तमान का परिचय कराती हैं। अपने आप को पूरी तरह से इस वर्तमान क्षण के साथ जोड़ते हुए जब भी आप तैयार हों, अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी मित्र हमारे साथ जुड़े हैं इस समय, मैं उनका स्वागत करती हूँ। और अब हम आज के सेशन की तरफ मुड़ते हैं। आज हम बात करेंगे थich नैत हान की, जो एक बहुत ही महान गुरु रहे हैं, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि जब वह जिंदा थे पृथ्वी पर, तब हमें उनके साथ रहने का अवसर दिया। अब वो जा चुके हैं इस दुनिया को छोड़कर, इस शरीर को छोड़कर, लेकिन जो ज्ञान उन्होंने दिया है हमें वो अमूल्य है, वो उसकी तुलना की नहीं जा सकती। और आज मैंने जो चुना है वो डर को लेकर चुना है। उनकी एक किताब है फियर, जो कि बहुत ही प्यारी पतली सी किताब है, पर बहुत अच्छा ज्ञान उसमें दिया है। और कैसे हम फियर को जान पाए, कैसे हम डर को जान पाए, डर के कारण क्या होते हैं और कैसे उससे ओवरकम कर पाए, ये सारी बातें उस किताब में उन्होंने लिखी हैं। और बहुत ही सुंदर किताब है। तो डर जो है वो क्या होता है, पहले ये जानते हैं। और थich नैत हान ने बहुत ही ब्यूटीफुली जो है ये इसका वर्णन किया है अपने किताब में, कि जब हम या तो पास्ट या तो फ्यूचर के बारे में या फ्यूचर से जुड़े हुए ज्यादा रहते हैं, तो हमें डर आता है। सो डर कभी भी वर्तमान का नहीं होता। ये हम सब जानते हैं, ये हम सब समझते हैं कि डर हमेशा ही या तो भूतकाल से जुड़ा हुआ होता है या तो भविष्य से जुड़ा हुआ होता है। सो या तो हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है हमारी पीछे की जिंदगी में, जिसकी वजह से हम आज भी उस डर को लेकर जी रहे हैं। हमारे साथ कोई ट्रॉमा हुआ है या हमारे साथ कोई बुरा इंसिडेंट हुआ है जिसको हम आज भी लेकर जी रहे हैं। और या तो हम जो है वो भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, पैसे कहाँ से आएंगे, हम कैसे जिएंगे, इन सारी बातों को लेकर हम डरते हैं। तो जो पहला चीज वो कहते हैं कि डर जो है वो हमेशा ही पास्ट या फ्यूचर से जुड़ा हुआ होता है। प्रेजेंट या वर्तमान से डर कभी भी जुड़ा हुआ नहीं होता। तो हम जब डर के बारे में सोचते हैं या डर
जब हमारे पास आता है तो सबसे आसान है अपने आप को वर्तमान में लेकर आना, ताकि हम उस डर को अपने अंदर से ले जा सकें। थीच नाथ हन यहाँ पर कहते हैं कि बहुत सारे जो है चीजें हैं जिनकी वजह से हमारी जिंदगी में डर आया। पहली चीज जो वो कहते हैं कि जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे तो वहां पर एक बहुत ही कंफर्टेबल दुनिया हमारे लिए थी, जहां पर हमें खाना भी नहीं पड़ता था, पीना भी नहीं पड़ता था, हमें सांस नहीं लेनी पड़ती थी, हमारे लिए सब कुछ हमारी माँ करती थी और कोई भी डेंजर नहीं था और बहुत ही एक प्रोटेक्टेड दुनिया में हम रहते थे। और अचानक एक दिन जो है हमें वहां से निकाला गया और हम अचानक जो 9 महीनों तक हमने सांस नहीं लिया था, हमें अपने आप सांस लेने के लिए मजबूर किया गया। और जो भूख हमने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करी थी अपने माँ के पेट में, माँ के गर्भ में, वो अचानक ही हमें भूख के जो हंगर पैंग्स जो है वो आने लगे, हमें ठंड लगने लगी, हमें ये जो दुनिया है रोशनी बहुत ज्यादा कठोर दिखने लगी। तो वहां से जो है हमारी डर का शुरुआत हुआ कि अरे ये मेरे साथ हुआ क्या। मैं तो बहुत ही एक प्यारे से एक वार्म से जगह पर था आज तक, और अचानक से ही क्या हुआ। और वहां से ही जो है हमारे डर की उत्पत्ति होती है और फियर हम पहली बार वहां पर महसूस करते हैं कि डर होता क्या है, फियर होता क्या है, हम वहां पर महसूस करते हैं एज ह्यूमन बींग्स। जब हम जन्म लेते हैं तो पहला चीज जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो डर। बहुत सारे बच्चे रोते भी हैं जन्म लेते ही, और तो डर जो है वो वहां से स्टार्ट होता है हमारी जिंदगी में। और वहां से स्टार्ट होकर बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ये बढ़ता जाता है और इंक्रीज होता जाता है, और हम जो है अपने डर के साथ जीना स्टार्ट करते हैं। बचपन में जो हमारे साथ इंसिडेंट्स होते हैं, जब हम एक बच्चे की तरह सोचते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है, और हमें पढ़ाई क्यों करनी होती है, या हमें अडल्ट्स का बात या हमारे माँ बाप का बात क्यों सुनना होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत खुश हैं और हमें खुश रहने देना है और हमारा मन जो करता है हमें करना है। लेकिन बहुत बार हमें रोका जाता है, हमें टोका जाता है, हमें पनिशमेंट दी जाती है, जिसके वजह से ये डर और ज्यादा हम फीड करना स्टार्ट करते हैं, हम और इस डर के साथ जीना स्टार्ट करते हैं। तो चाइल्डहुड में या जो हमारे बचपन में जितनी भी चीजें हमारे साथ होती हैं, इसमें ये डर जो है ये हमारे अंदर में पनपता है, अंदर में घर करता है, और हम इस डर को मैनिपुलेट करना या इस डर के आगे जीना, सरवाइव करना सीख जाते हैं बच्चों की तरह। और वही हैबिट्स जो है हम अडल्ट लाइफ में लेकर आते हैं कि हम अगर हमारे माँ बाप को सब कुछ अच्छा पसंद है, हम गुड बॉय या गुड गर्ल बनकर रहें तो पसंद है, तो हम वैसे ही जीना सीख जाते हैं। हम अपने बारे में सोचना या अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचना भूल जाते हैं और हमेशा यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और मुझे हमेशा इस तरह से जीना है, उस तरह से जीना है। और धीरे धीरे जो है ये डर जो है हमारी जिंदगी का जरिया बन जाता है, हमारी जिंदगी जीने का तरीका बन जाता है। और बचपन के डर को या जन्म होने के डर को जो हम जीते हैं, इसके अलावा भी हमारी जिंदगी में डर होते हैं, और ये डर जो होते हैं ये हमारी फैमिली के डर होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स के जो डर हैं, जो उन्होंने अपने साथ जिए हैं, वो डर होते हैं, जो हम ऑटोमेटिकली जो है हमारे लाइफ में ट्रांसफर हो जाता है। हमने चाहे उन इंसिडेंट्स को जिया ना हो, उसके बावजूद भी हमें उन चीजों से डर लगता है। जैसे अगर परिवार में किसी की मृत्यु हुई पानी में डूबकर, तो वो डर हमें पास ऑन कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे माँ बाप हमें जैसे ही हम पानी के पास जाएंगे हमें कहेंगे कि नहीं, पानी में मत जाओ, आप डूब जाओगे। और ये जो है हमारे लिए रियलिटी बन जाता है, और वो हमें स्टोरीज भी सुनाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था और हमारे परिवार में ऐसे थे जो जिनकी मृत्यु हो गई पानी में डूबने से।
तो वो डर हमारा डर बन जाता है। अगर किसी ने बहुत कठिन समय देखा है, जैसे कि अगर देश निकाला हो गया उनका, जैसे जब पाकिस्तान इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो बहुत लोग जो है डिस्प्लेस हो गए थे, और इन फैमिलीज में बहुत सारे पैटर्न्स जो हैं देखने को मिलते हैं, जहाँ पर डर जो है वो एंसेस्ट्रल लाइन में चला आ रहा है। और अगर बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं एंसेस्ट्रल लाइन में, तो ये डर अपने आप जो है हमारे पास आ जाता है। किसी का मर्डर हुआ होता है, या ऐसी, या फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज्यादा हुई होती हैं फैमिली में, तो ये सारे डर जो है हमारी जिंदगी में अपने आप आ जाते हैं। तो बचपन के डर जो है वो उनके साथ हमारे फैमिली के डर या हमारे एंसेस्टर्स के डर भी हमारे साथ चलते हैं। तो बहुत सारे लाइफ के डिसीजंस हम इन डर या इन चीजों को, इस फियर के साथ हम लेते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें पानी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हमें डर लगता है। हम पहले ही बिना ट्राई किए, बिना कोशिश किए हम डर जाते हैं और अपने आप को इन चीजों से रोक लेते हैं। फिर जो है वो डर आता है जो एक पृथ्वी का डर होता है, जो सबके मन में है। जैसे हमारे अभी रिसेंटली कोविड हुआ, तो जो लोग इस बीमारी से जूझे नहीं वो भी डर गए इस बीमारी से, क्योंकि कलेक्टिवली हमारा जो एक डर का माहौल पैदा हुआ। जब वॉर होता है या वॉर स्ट्रिकन होते हैं तब डर का माहौल पैदा होता है पूरी पृथ्वी पर। और वॉर चाहे दो कंट्रीज के बीच में हो या हम उसमें इन्वॉल्व ना हो, तो भी जो डर है वो हमारे तक आता है, हम तक पहुंचता है, हमको छूता है, और हम अपनी जिंदगी को उसी तरह से ऑल्टर कर देते हैं। कोरोना वायरस के समय में भी हमने ये देखा कि हम अगर इफेक्ट नहीं भी हुए तो भी ये डर जो है हमारे साथ चल रहा था, और हमारे नियर एंड डियर वंस को खोने का डर, हम न्यूज सुनते थे, हम जो है चैनल्स पर हम देखते थे कि कितने जो है डेथ्स हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो अगर हमारी सिटी में, सपोज दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हुई, तो हमारी सिटी में अगर वो प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीद कर रखने का और उसकी अरेंजमेंट्स करने की का स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से जो है एक कलेक्टिव डर या एक यूनिवर्सल डर भी हमारे साथ साथ चलता है, जहां पर हमें जरूरी है कि हमें क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगी कि इन सारी चीजों के साथ हम कैसे अपने आप को हम इससे डील कर सकते हैं, हम इससे बेटर कर सकते हैं, इस डर के आगे हम बढ़ सकते हैं। तो वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हम एक एक चीज से हम इफेक्ट होते हैं हमारी जिंदगी में, और किस तरह से वो डर बनकर हमारे साथ चलता है। तो जो है यूनिवर्सल डर, वो भी एक डर है जो अर्थ पर, पृथ्वी पर सबको एक साथ या कोई एक एरिया में एक बार में हो सकता है। तो जैसे वॉर हुआ रशिया या यूक्रेन में, तो वहां पर जो डर का माहौल पैदा हुआ वो आसपास के देशों में भी देखा गया कि लोग उससे प्रभावित हुए। हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स है वो वापस आए, वहां पर जो भारतीय रहते थे वो उनको वापस आना पड़ा। तो उन्होंने आकर जो स्टोरीज सुनाई, जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, उसकी वजह से उनके आसपास के लोगों के अंदर भी डर पैदा हुआ, उनके आसपास के अंदर के लोगों के मन में भी फियर पैदा हुआ कि अरे वहां पर वॉर हो रहा है तो उससे हमारा क्या होगा, उससे हमें किस तरह से इफेक्ट होगा। तो ये यूनिवर्सल डर भी एक जो है वो चलता है हमारे साथ। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि जब हम बच्चे थे, जिस दिन हमने जन्म लिया, उस दिन से जो डर हमारे साथ बन के आया, वो उसके बाद जो हमारे एंसेस्ट्रल डर या हमारे पितरों का डर, वो हमारे साथ जो है चलता है। फिर हमारी एनवायरनमेंट, जो हम पृथ्वी में रहते हैं, उसके साथ उसका जो डर हमारे साथ चलता है वो। उसके बाद ऐसे बहुत सारी और चीजें हैं जो अननोन होती है, जिनके साथ हमारा कभी पाला नहीं पड़ा होता है।
जैसे हमारे अंदर में फोबियाज होते हैं, हमारे अंदर में अननोन एक कोई चीज का डर होता है। जैसे हम जब थेरेपी सेशंस लेते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं और विभिन्न प्रकार के डर हमसे शेयर करते हैं। किसी को गुड़िया गुड़िया जो टॉय होता है उससे डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को स्पाइडर से डर लगता है, किसी को सांप से डर लगता है। और ये अनएक्सप्लेन्ड डर भी हमारे साथ चलता है, जिसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो कहीं और होती है, वो कहीं और होती है। तो ये सारे डर जो है आज हमारे साथ चलते हैं। और एक बहुत बड़ा डर आज की दुनिया में हमारे साथ चलता है, वो है टेररिज्म का डर। और हम आसपास देखते हैं कि कैसे जो इंसान है वो अपने आप को मारने के लिए राजी हो जाता है ताकि वो और सबको मार पाए। तो यहाँ पर जो है, जो टेररिज्म आज हम एनकाउंटर कर रहे हैं, जो फियर है आसपास में, तो तिच नातान ये कहते हैं कि क्या ऐसा उन लोगों को मारने से या उन लोगों को जेल में डाल देने से इस चीज का अंत हो जाएगा? वो कहते हैं कि क्या हमें एज स्पिरिचुअल बीइंग्स या एज मास्टर्स हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका रूट कॉज कहाँ पर है, इसका जो रूट है इस डर का वो कहाँ पर है, क्यों ये लोग जो है वो इतने डरे हुए खुद हैं कि वो आकर किसी और को मारने के लिए भी राजी हो जाते हैं। तो हमेशा वो कहते हैं कि हमें रूट कॉज पर जाना है, हमारे डर के रूट कॉज पर जाना है, हमारे डर के जो आरंभ हुआ जिस दिन, जिस पल, उस पल तक हमें अपने आप को लेकर जाना है, तभी जो है वो डर हम उसे रिलीज कर पाएंगे। तो फर्स्ट जो स्टेप है उन्होंने कहा है कि हमें रूट कॉज तक पहुंचना है हमारे डर का। सो यहाँ पर मैं एक इंसिडेंट अपना खुद का इंसिडेंट एक जो है वो बताऊंगी, जहाँ की मुझे अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता था, बहुत ज्यादा डर लगता था। और थोड़ा सा लाइट ऑन कर सोने का हैबिट था मुझे हमेशा से। और जब मैंने मेडिटेशन करा, ध्यान करा और ये सारी प्रैक्टिसेस करी, जहाँ पर इनर चाइल्ड और फैमिली कॉन्स्टलेशन, इन सारी चीज़ों का जब मैंने थेरेपी अपना अंडरटेक किया, तब मुझे एक इंसिडेंट याद आया जहाँ पर कि मैं सोई हूँ हमारे घर पर आराम से, और उस समय बहुत लोग आसपास रहते हैं। तो मैं बच्ची हूँ शायद 1.5-2 साल की, और आराम से सोई हूँ और लाइट्स जल रहे हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप का हैबिट होता है कि एक छोटी सी लाइट हम जला कर रखते हैं जब बच्चा सोया होता है, ताकि वो जब उठे तो वो डर ना जाए। तो लाइट्स जले हुए होते हैं और फिर अचानक ऐसा होता है कि घर में बत्ती चली जाती है और उस रूम में मैं अकेली हूँ, क्योंकि सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और रात का समय है। तो बत्ती चली जाती है और उसी समय मेरा आँख जो है खुल जाता है और मुझे पूरा अंधेरा दिखाई देता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे ऐसे लगता है कि क्या हुआ, मैं उठी या मैं सोई हूँ, बिकॉज जब मैं बच्ची एज अ चाइल्ड जो मैं सोच रही हूँ, मुझे बहुत सारा डर उस समय आ जाता है कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वो जो डर, जो अंधेरे का डर, वो वहां पर छुपा हुआ था मेरा। और जब मैंने ये एक्सपीरियंस करा, जब मैंने ये इस रूट कॉज को जब मैंने देखा, तो अपने आप वो डर जो है मेरी लाइफ से चला गया। और अब पूरा अंधेरा होने पर भी मुझे कोई भी डर महसूस नहीं होता। पूरा अंधेरा अगर रहे तो भी मुझे डर महसूस नहीं होता। दूसरा जो डर था मुझे, अकेलेपन का डर, हमेशा मेरे साथ अपनी जिंदगी में रहता था, क्योंकि फिर जब मैं रूट कॉज पर जाने लगी अपने प्रैक्टिसेस के दौरान, अपने मेडिटेशन के दौरान, मुझे अकेलेपन का इतना डर होता था कि मेरी शादी हो चुकी है और शादी करने के बाद जब हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में हम आए, मैं और मेरे हस्बैंड, तो उसके बाद मैं 5 मिनट के लिए भी मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मुझे हमेशा ये जानना होता था कि वो कहाँ पर हैं, वो कहीं गए हैं क्या, और अगर वो
कहीं जाते थे तो मुझे उन्हें बता के जाना होता था, क्योंकि मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना होता था कि वो कहीं जाएंगे और फिर वापस आएंगे। अगर वो ट्रैवल करते थे या हमारे शहर से कहीं और जाते थे, तो मुझे इतना ज्यादा तकलीफ होती थी कि मैं जब तक वो आ नहीं जाते थे तब तक मैं रोती थी, और वो आ जाते थे उसके बाद मैं शांत होती थी। तो इतना ज्यादा मुझे अकेलेपन का डर था, जबकि परिवार में और लोग भी थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अकेलेपन का डर था। और फिर जब मैं रूट कॉज पर जाना मैंने स्टार्ट करा, तो मैंने ये देखा कि हम जब मैं बच्ची थी या छोटी बचपन में, हमारा संयुक्त परिवार था, बहुत छोटा परिवार था, और बहुत बार ऐसा होता था कि मैं अकेले खेलती थी। और मेरा छोटा भाई जब पैदा हुआ तो वो 5 साल के बाद पैदा हुआ, तो 5 साल की उम्र तक मैं अकेली जो थी बच्ची वहां पर घर पर थी। सिर्फ मेरे माँ बाप और दादा दादी थे, और सब अपने अपने काम में बिजी होते थे। और एक बच्चे के मन के तरफ से अब हम एज एन अडल्ट सोचते हैं कि हाँ ये तो बड़ा नॉर्मल सा चीज है, लेकिन एक बच्चा जो है उस समय में कितना अकेलापन महसूस करता है, वो मैंने महसूस करा जब मैं इन प्रैक्टिसेस में गई, और जब मैंने ध्यान का जो है सहारा लिया, और इनर चाइल्ड वर्क जब मैंने किया, तब मैंने समझा कि वो अकेलापन जो है उस 5 साल से छोटे बच्चे का, वो आज तक मेरे साथ चल रहा है। जहाँ पर बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे टॉयज देकर सब अपने अपने काम में चले जाते थे, और मैं टॉयज खेल रही होती थी, लेकिन मुझे आसपास कोई नजर नहीं आता था, और मुझे बहुत डर आता था उस समय में कि कोई नहीं है मेरे आसपास, कोई नहीं है मेरे साथ। तो ये जो रूट कॉज है वो डर का वहां पर था। और जिस दिन मैंने ये सरफेस पर लाया, मैंने ये डर को जो है मैंने देखा, उस दिन से ये डर मेरी जिंदगी से जा चुका है। तो पहले हमें ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ हमें डर है, क्योंकि हम करते क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे हमारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे हमारे पास ऐसे आधुनिक दुनिया में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम इस्तेमाल करके हम जो है इसको पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। जैसे टीवी हुआ, मोबाइल हुआ, हम ट्रिप्स पर जाएं या हम डिनर पर जाएं, हम या मूवी देखने चले जाएं, या बहुत सारी चीजें ऐसी हमारी मॉडर्न वर्ल्ड में हो गई हैं जिसके वजह से, जिसके द्वारा हम इन सारी इमोशंस को जो है दबा सकते हैं, जो हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हम द फर्स्ट थिंग जो हमें करना है वो एक्सेप्ट करना है कि हमारे अंदर डर है। और इसके लिए एक्सेप्टेंस कब आएगी आप पूछोगे मुझसे, तो एक्सेप्टेंस तभी आएगी जब हम शांत बैठना स्टार्ट करेंगे, जब हम ध्यान करना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत बार हमने ये एनकाउंटर किया है कि जब हम लोगों को ध्यान के बारे में सिखाते हैं या ध्यान के बारे में बताते हैं, तो कुछ दिनों के बाद वो कहते हैं कि नहीं बहुत डर लगता है, बहुत सारे इमोशंस जो है बाहर आते हैं, और हमें उनके साथ ध्यान करके क्या फायदा, ध्यान तो हम शांत होने के लिए करते हैं, लेकिन हमें और ज्यादा खराब लग रहा है और इमोशंस बाहर आ रहे हैं, तो हमें ध्यान नहीं करना। तो अगर आपके इमोशंस बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब जो है ध्यान काम कर रहा है, मेडिटेशन काम कर रहा है, क्योंकि जो अभी तक हमने दबाकर रखा था, हमने कारपेट के नीचे जो गंदगी छुपाकर रखी थी, वो हमें निकालना जरूरी है। तो जब तक हमारे डर को हम सरफेस पर नहीं लाते हैं, जब तक हमारे डर को हम पूरी तरह से महसूस नहीं करते हैं, तब तक हम उसे उसके साथ लड़ नहीं पाएंगे, उससे जीत नहीं पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी जिंदगी में कि हम पहले एक्सेप्ट करें कि हमारे अंदर डर है, और हम ये एक्सेप्टेंस करने के बाद जो है एक एक चीज को लेकर हम अपने इसमें हम काम कर सकते हैं। जो वायलेंस आज हम देखते हैं हमारे आसपास, वो भी डर का नतीजा है। और जब हम डरते हैं तो हमारे अंदर, हमारे दिल में, ये तिचनादान बहुत ब्यूटीफुली बताते हैं कि जिस दिन हम बहुत जोर से डर गए, वो डर के साथ साथ हमारे हृदय में एक नाइफ भी छुप जाता है, एक नाइफ या एक छुरी जो है हमारे हृदय में उस डर के साथ छुप जाती है, और फिर हम निकल पड़ते हैं हमारे डर के कारण किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए उस छुरी के द्वारा, या तो अपने शब्दों के द्वारा, या अपने एक्शंस के द्वारा, या फिर वायलेंस के द्वारा हम निकल जाते हैं उस नाइफ को यूज करने के लिए दूसरों के ऊपर। क्योंकि
हम हमें ऐसा लगता है कि हम जो है हमने अपने डर के साथ उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसे सरफेस पर हमने नहीं लाया, तो वही एक रिएक्शन जो है हमारा निकलता है कि हम किसी और को हार्म करें। तो जब हम यहाँ पर कहीं पर भी हम डिसहार्मनी देखते हैं रिलेशनशिप्स में, तो कंपैशन के साथ ये देखें कि क्यों क्यों वो इंसान जो है इस तरह से बिहेव कर रहा है, क्यों वो अपशब्द का प्रयोग कर रहा है, कैसा कितना वो अपनी जिंदगी में डरा हुआ है जिसकी वजह से वो अपशब्द का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली थीच नाथ हान ये कहते हैं कि हमें शांत मन से एक जो है कंपैशनेट वे से उसको सुनना है, और सुनने के बाद अगर हमें फियर महसूस होता है तो हमें अपने आप को पहले काम डाउन करना है, अपने आप को अपनी ब्रीदिंग या अपनी सांसों द्वारा अपने आप को स्थिर करना है, और उसके बाद बहुत ही प्यार से सामने वाले से जो है बातें करनी है, प्यार से हमें सामने वाले से जो है बातें करनी है। वो बहुत ब्यूटीफुली कहते हैं कि चाहे टेररिज्म हो, चाहे वायलेंस हो, चाहे जो दो देशों के बीच में तकरार है वो हो, वो सब कुछ जो है वो सिर्फ प्यार से, सिर्फ कंपैशन से सॉल्व हो सकता है। और प्यार और कंपैशन आएगा कब? जब हम अपने डर को पूरी तरह से देख पाएंगे, क्योंकि डर जो है वो एक कॉइन का एक मुंह है और पीछे के तरफ जो है वो प्यार है। तो जब हम डर को खुली आंखों से देखते हैं, जब हम डर को कंपैशन से देखते हैं, तो उसके पीछे हमें बहुत सारा प्यार मिल सकता है। रिलेशनशिप्स में जब डर आता है, रिलेशनशिप्स में जब हम तकरार महसूस करते हैं, तो थीच नाथ हान ने बहुत ही ब्यूटीफुली जो है वो चार चीजें, चार मंत्र यहाँ पर दिए हैं जो रिलेशनशिप्स में हम एक दूसरे को कह सकते हैं। बहुत मुझे ब्यूटीफुल लगा, इसलिए मैंने नोट करा और आप सबसे शेयर करने का मैंने डिसाइड किया। तो पहला मंत्र है कि अगर हम हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हम और बाकी रिलेशनशिप्स में भी यूज कर सकते हैं, जहां पर कि अगर हम डरे हुए हैं तो पहले, ये मैं अपने पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ, तो पहले हमें सामने जो हमारा स्पाउस है या जो हमारे लव्ड वंस है, उनको ये कहना है कि मैं हूं यहाँ पर आपके लिए। और जब हम किसी से कहते हैं कि मैं हूं आपके लिए, मैं आपके तकलीफ को समझता हूँ या समझती हूँ, और आपको अगर जरूरत पड़े तो बात करने के लिए मैं आपके पास हूँ, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है किसी को तुरंत जो है आराम देने का, उसके डर से उसे मुक्ति का रास्ता दिखाने का। ये पहला मंत्र है, आई एम देयर फॉर यू। ठीक है। जो दूसरा मंत्र है वो है कि मुझे पता है कि आप मेरे लिए हो, आप मेरे लिए हमेशा प्रस्तुत हो। ये दूसरा मंत्र है कि आई नो दैट यू आर देयर फॉर मी। तो एक्नॉलेज करना, सामने अगर कोई है आपके, आपसे प्यार करता है, आपको आपका ध्यान रखता है, उसको एक्नॉलेज करना कि हाँ मुझे पता है कि आप मेरे लिए हो, ये एक बहुत बड़ा जो है मंत्र है। और उसके बाद ये कहना कि मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हूँ, और आई एम देयर टू हेल्प यू इफ यू नीड मी। तो ये एक और मंत्र है जहां पर हम एक्सटेंड कर रहे हैं अपने आप को, जो हेल्प देने के लिए, या जो हमारे प्यारे हैं, हमारे लव्ड वंस हैं, उनको हेल्प देने के लिए। उसके बाद जो फोर्थ है वो है हेल्प मांगना, आई नीड हेल्प। तो जब हम जब डर से मजबूर होते हैं, हम डरे हुए होते हैं, तो बहुत बार हमारा एक और डर जो कि हमारे ईगो माइंड से आता है कि हम कैसे हेल्प मांगे अगर किसी ने मना कर दिया तो वहां पर भी हमें अपने आप से जीतकर सामने वाले को कहना है कि मुझे हेल्प की जरूरत है, मुझे मदद की जरूरत है, और प्लीज मेरी मदद करें। तो ये चार मंत्र बहुत ही ब्यूटीफुल उन्होंने कहे। और एक और चीज, एक स्टोरी उन्होंने सुनाई जहां पर वो कहते हैं कि अगर दो एस्ट्रोनॉट्स हैं और वो स्पेस में गए हुए हैं, और स्पेस में उनका कुछ काम चल रहा है, और उनको ये खबर मिलती है कि जो फ्यूल है या जो सैटेलाइट या जो स्पेसशिप में वो गए हैं, वो फ्यूल है वो 2 दिन तक सिर्फ चलेगा, उसके बाद वो
कुछ नहीं कर पाएंगे, और उनको ये ज्ञात हो जाता है कि इन 2 दिनों के बाद हम मर जाएंगे, हम वापस नहीं जा पाएंगे और यहाँ अंतरिक्ष में ही हमारा अंत होगा। तो इस समय में अगर हम उन एस्ट्रोनॉट से ये पूछें या कि आपको क्या चाहिए, तो इस समय में वो ये नहीं सोचेंगे कि मुझे एक बड़ी कंपनी का सीईओ होना है, या मुझे पैसे कमाने हैं, या मुझे शादी करनी है, या मुझे मेरे हस्बैंड वाइफ या मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ मुझे परेशान करते हैं तो उससे मुझे ठीक होना है। जो एक ही चीज उनके मन में आएगी वो ये होगा कि मुझे पृथ्वी पर वापस जाना है, मुझे पृथ्वी पर वापस चलना है। तो ये एक ही विश है जो वो मांगेंगे कि हमें पृथ्वी पर वापस जाना है। और यही जो है सबसे बड़ा मिरेकल हमारी जिंदगी में है, जिसमें हमने पूरी तरह से इग्नोर करा है। तो हम अपनी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स का विश मांगते हैं कि हमारे पास पैसे हो, हमारे बच्चे हो जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, हमारे पास घर हो, हमारे पास गाड़ी हो। लेकिन जो सबसे बड़ा मिरेकल हमारे पास है, इस पृथ्वी पर चलना, इस पृथ्वी को महसूस करना, इस पृथ्वी को पूरी तरह से जीना, वो हम भूल जाते हैं। तो उस एस्ट्रोनॉट के बारे में सोचे जो 2 दिन में ही अंतरिक्ष में ही अपना जो है वजूद खोने वाला है। तो उसका एक ही विश होगा कि मैं कैसे पृथ्वी पर वापस जाऊं और 2 कदम चलूं वहां पर, क्योंकि वही ग्रेटेस्ट मिरेकल है अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में। क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं जो इस पृथ्वी को पूरी तरह से जीने, पूरी तरह से इस पृथ्वी को महसूस करने। थich नैत हान जो इस किताब में बहुत बार माइंडफुल ब्रीदिंग और माइंडफुल वॉकिंग का बात करते हैं। जब भी हमें डर महसूस हो, जब भी हमें फियर महसूस हो, तो वो कहते हैं कि हमें अपनी बेली या हमारे पेट पर ध्यान देना चाहिए, और जो सांस है वो किस तरह से हमारे पेट से आ जा रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। माइंडफुली जो है ब्रीद इन ब्रीद आउट करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा डर जो है वो धीरे धीरे कम ना स्टार्ट होगा। उसके बाद है माइंडफुल वॉकिंग। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो मैंने बहुत बार प्रैक्टिस करी है और बहुत इमेंस रिजल्ट्स आते हैं इसके। जो है वॉकिंग मेडिटेशन या माइंडफुल वॉकिंग, आपने पहले भी सुना होगा, जहां पर आप बहुत माइंडफुली जो है चलते हैं। कोई म्यूजिक हम यूज नहीं करते हैं इस समय। बहुत बार हमने देखा है कि जब हम वॉक पर निकलते हैं या हम पार्क में रहते हैं तो हमारे कानों में म्यूजिक लगा हुआ होता है, तो वो माइंडफुल वॉकिंग नहीं होता। माइंडफुल वॉकिंग वो होता है जहां पर हम पहले चलने के पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कितना चलेंगे। पहले अपने आप से ये डिसीजन लेते हैं कि हम कितना चलेंगे। उसके बाद जिस पथ पर हम चल रहे हैं, अगर वो स्टेयरकेस है या वो पार्क है या वो एक जो वॉकिंग ट्रैक है या रास्ता है, वहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस रास्ते से या उस पथ से या उस स्टेयरकेस से कि मैं आपके ऊपर माइंडफुली चलना चाहता हूं, तो आप प्लीज मुझे मेरी जर्नी में हेल्प करें। तो ये दूसरा होता है। और फिर एक एक पग, जो एक एक स्टेप हम रखते हैं, वो पूरी माइंडफुली पूरा महसूस करते हुए अपने पैर को, अपनी बॉडी को, किस तरह से हमारा बॉडी रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से हम ब्रीथ कर रहे हैं, इस तरह से हम माइंडफुली जो है वॉक करते हैं कुछ समय। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है जो माइंडफुल वॉकिंग की प्रैक्टिस है, और हमें हर रोज एटलीस्ट 5 मिनट इसे प्रैक्टिस करना चाहिए। ये एज गुड एज मेडिटेशन है, और बहुत लोगों के लिए ये मेडिटेशन से ज्यादा जो है बेटर रिजल्ट्स लेकर आता है। तो माइंडफुल वॉकिंग और माइंडफुल ब्रीदिंग का बहुत बार थich नैत हान ने इस किताब में जिक्र किया है, जहाँ की अगर हम बहुत ज्यादा डरे हुए हों और बहुत सारे इमोशंस जो है हमारे अंदर आ रहे हैं, तो इंस्टेंटली माइंडफुल वॉकिंग अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वो अपने आप जो है वो कम होना स्टार्ट होता है। और उसके बाद थich नैत हान हमें बहुत ब्यूटीफुली कहते हैं कि कैसे जो है फियर से लड़ने के लिए हमें संघ या संघा का की जरूरत है। अब ये टाइम आ गया है, ये समय आ गया है जहाँ पे संघ या संघा, जो हमारी मैत्री होती है, हमारा ग्रुप होता है, हमारी कम्युनिटी होती है, उसका बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है।
तो जब हम साथ चलते हैं अपने चीजों को लेकर, जहाँ जैसे कि हमारा QLU का संघा है जो साथ चलता है और लोगों को अपने साथ जोड़ता है, तो इस तरह से अपने सिटी में, अपने टाउन में, अपनी कम्युनिटी में अपना संघ बनाए जहां पर लाइक माइंडेड लोग हों, जो आकर एक साथ मेडिटेशन कर पाए, एक साथ जो है वो प्रैक्टिसेस कर पाए, माइंडफुल वॉकिंग कर पाए। इन सारी चीजों के लिए हमें संघ या संघ की जरूरत है। और थीच नाथ हन ये भी कहते हैं कि जब बुद्ध आए थे तो, और बुद्ध ने एनलाइटनमेंट या लिया था बोधि ट्री के नीचे, तो उसके बाद उन्होंने पहली चीज ये की थी कि उन्होंने संघ या संघा का आरंभ किया था। और बुद्ध भी ये जानते थे कि मैं अकेले ये काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे लोगों की मदद की जरूरत है। तो और आज का जो कॉल है, आज की जो द कॉल ऑफ द डे टुडे इज संघा। और जो सब मास्टर्स कहते हैं कि जो नेक्स्ट अवतार होगा वो एक इंसान नहीं होगा, वो एक संघ होगा जो इस पूरी पृथ्वी को चेंज करेगा, जो इस पूरी पृथ्वी को बदलेगा। तो कोई भी फियर रिलेटेड इश्यूज अगर आपके आते हैं तो अपने संघ से डिस्कस करना, ऐसे लोगों से मिलना जो कि कंपैशनेटली आपकी बात सुन पाए, जो आपको बिना डिस्टर्ब किए, बिना आपको जज किए आपकी बातें सुन पाए, और आपके साथ मेडिटेशन प्रैक्टिस कर पाए, आपके साथ माइंडफुल वॉकिंग कर पाए, आपके साथ ब्रीदिंग कर पाए। तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। तो एक संघ का होना या अपने आसपास ऐसी कम्युनिटी का होना, ऐसे ग्रुप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत ही ब्यूटीफुली थीच नाथ हन जो है वो कहते हैं कि संघ क्यों इम्पोर्टेंट है, संघ का क्या इम्पोर्टेंस है इस पूरे चीज में, और कैसे हम एक संघ में आकर दो देशों के बीच में भी जो तकरार चल रहा है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स आज की लाइफ में चल रही हैं, जो लोग क्राइम से जूझ रहे हैं, उनको हम कैसे संघ के द्वारा हम चेंज कर सकते हैं। और आप आज बहुत सारे मास्टर्स, लिविंग मास्टर्स हैं जिन्होंने अपने अपने संघ बनाए हैं जो लोगों की जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और उनमें से एक डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी है जिन्होंने कई लोगों का जो है लाइफ ट्रांसफॉर्म करा है अपने संघ के द्वारा, अपनी टीचिंग्स के द्वारा, अपने जो कम्युनिटी के द्वारा। और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ इस कम्युनिटी का हिस्सा होकर, इस संघ का हिस्सा होकर। और थीच नाथ हन बहुत ही ब्यूटीफुली जो है ये सारी चीजों की बात करते हैं इस किताब में। वो कहते हैं कि हमें माइंडफुल होना है, हमें प्रेजेंट में रहना है, और अभी राइट नाउ इज द मोमेंट जब हम कोई भी फियर महसूस नहीं करते हैं, हम कोई भी परेशानी महसूस नहीं करते हैं। जब हम माइंडफुली ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट करते हैं, जब हम माइंडफुली ब्रेथ से अपनी बॉडी को महसूस करते हैं, तो पूरी तरह से हम जॉय और हैप्पीनेस को महसूस कर सकते हैं। और फिर वो कहते हैं कि हम जब जॉय और हैप्पीनेस ढूंढते हैं तो बहुत सारी क्राइटेरियाज होती है हैप्पीनेस और जॉय की। और अगर वो क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं होती है तो कितने भी पैसे हो हमारे पास, कितना भी ऐशो आराम हो, कितने भी गाड़ियां हो, कितना भी हम ट्रैवल कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसमें इन्होंने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं जहां पर कि उन्होंने आंखों का, आईज का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपकी आंखें नहीं होंगी और आप देख नहीं पाएंगे इस दुनिया को, तो फिर क्या इन सारी चीजों को जो हम कलेक्ट करने में लगे हुए हैं, या जो हम जिनके बिना हम जी नहीं पा रहे हैं, या जिनका हम चाह रखते हैं, वो कुछ मायना रखेगा अपनी लाइफ में। तो हमें थैंकफुल होना है, हमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है हमारी आंखों के लिए जो हमें इस जॉय, इस हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करने का मौका देता है। और फिर वो आते हैं अपने हृदय पर, हार्ट पर, जो कि बिना किसी क्वेश्चन को पूछे, बिना किसी जजमेंट के साथ, चाहे आप क्रिमिनल हो या टेररिस्ट हो, या आप ध्यानी हो, या आप मास्टर हो, या आप पैसे कमा रहे हो, या आप चीट कर रहे हो, या आप ऑनेस्ट हो या नहीं हो, कोई जजमेंट नहीं रखता हार्ट। और वो हृदय जो है वो चलता ही जाता है। और चाहे आप उसका ध्यान ना रखें, चाहे आप बहुत स्ट्रेस में हो,
चाहे आपने जो जितना खाना नहीं खाना चाहिए उतना भी खाया है, आपने एक्सरसाइज नहीं करी है, आपने मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं करी है, उसके बावजूद भी जो आपका दिल है वो धड़कता ही जाता है बिना किसी जजमेंट के। और अगर आपका दिल धड़कना बंद कर जाए तो क्या इन सारी चीजों का कोई भी मायना रहता है जिनमें हम आज हैप्पीनेस ढूंढते हैं, हम आज जॉय ढूंढते हैं? तो हमें ये बहुत जरूरी है कि हमें अपनी रूट्स तक जाना जरूरी है कि कहाँ एक्चुअली हमारा जॉय, हमारी हैप्पीनेस जो है वो रहती है। और थीच नाथ हन ने उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें इस किताब में कही हैं कि कैसे हम डर के आगे आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा, पहले उसे सरफेस पे लाना है, पहले उसे पूरी तरह से महसूस करना है, अपने अंदर में ये शक्ति लानी है कि मुझे उस डर को पूरी तरह से जीना है। और जब हम पूरी तरह से उस डर को महसूस करना स्टार्ट करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि उसका डर का जो रीजन या रूट कॉज या मूल कारण क्या है, जिसकी वजह से ये डर मेरी जिंदगी में पहली बार आया। बहुत बार हम देखते हैं कि माइग्रेन की प्रॉब्लम्स लोगों को होती है, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हम इनकाउंटर करते हैं एज थेरेपिस्ट या एज स्पिरिचुअल गाइड्स। बहुत लोग, ऑलमोस्ट 80% 90% लोग ये कहते हैं कि हमें माइग्रेन है और हमें रोशनी जो है वो अच्छी नहीं लगती। तो ये वहां पर जाता है जहां पर जब हम पैदा हो रहे थे तो हार्श लाइट्स और बहुत ज्यादा चकाचौंध करने वाली ऑपरेशन थिएटर की रोशनी जो है हमारी आंख पर गिरी और हम डर गए जोर से, और उस डर की वजह से हमने उस मेमोरी को अपने अंदर रख लिया। थीच नाथ हन ये भी कहते हैं कि अगर डर जो है वो अनएड्रेस्ड बहुत सालों तक रह जाता है, वो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में डिजीज बनकर मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होता है। वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जो है बहुत सारी डिजीजेस जो है डर से एसोसिएट हो जाती है। हार्ट डिजीजेस, बहुत सारी डिजीजेस जो है हमारी डर से एसोसिएट होना स्टार्ट होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने डर के साथ जो है पूरी तरह से उसके साथ एक वार्तालाप करें, एक कॉन्वर्सेशन करें हमारे डर के साथ, ताकि हम अपने डर के आगे बढ़ सके। और बहुत बार मैंने ये देखा है कि जब हम डर को कॉन्कर करते हैं या डर को हम जीत लेते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शांति जो है वो मिलती है। अब हाल ही में मैं एक इंसिडेंट बताऊंगी। मेरी मासी है जो पानी से बहुत ज्यादा डरती है, और 3-4 साल से वो मेडिटेशन कर रही हैं, ध्यान कर रही हैं, इन सारे प्रैक्टिसेस को कर रही हैं। उन्होंने वर्कशॉप्स भी अटेंड करी हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अपने आप को स्विमिंग सीखने के लिए या पानी में जाने के लिए वो नहीं रेडी थी। हाल ही में जो है उन्होंने ये स्टेप लिया कि मुझे अपनी डर से जीतना है, और वो उन्होंने एक स्विमिंग क्लास को ज्वाइन करा। और वहां पर उन्होंने ये इंसिडेंट मुझे बताया कि कैसे जब उन्हें फर्स्ट टाइम अपने सर को पानी के अंदर डुबाना था, तो उसके पहले वो बहुत ज्यादा डर महसूस कर रही थी, और लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे करना है। और फिर उन्होंने अपना पूरा सर जो है वो पानी के अंदर डुबाया, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन जैसे ही मैं पानी के स्तर के नीचे गई, मुझे बहुत ज्यादा शांति महसूस हुई, और मैंने ऐसी शांति कभी महसूस नहीं करी है। तो जब उन्होंने मुझसे कहा और उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, और मुझे ये समझ में नहीं आया कि जिस काम को करने से मैं इतना ज्यादा डरती थी, वहां पर मुझे शांति कैसे महसूस हो रही है। तो फिर ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहां पर आप जान सकते हैं कि जिस दिन आप अपने डर को कॉन्कर करेंगे, तो उसके पीछे एक असीम शांति, असीम जो है प्यार छुपा हुआ है। तो ये हम सबके लिए जरूरी है, अपने डर को कॉन्कर करना, अपने डर से जीतना, अपने डर को सामना करना, और अपने डर को पूरी तरह से एम्ब्रेस करना, उसे अपना पार्ट समझना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और थीच नाथ हन जो है अब एक एक्सरसाइज करवाते हैं अपने बुक में। 8 एक्सरसाइजेस उन्होंने लिखी है इसके बारे में, 4 बॉडी के लिए और 4 माइंड के लिए या इमोशंस के लिए। तो ये हम आज मेडिटेशन के दौरान हम इसे प्रैक्टिस करेंगे, और ये सारी प्रैक्टिसेस लेकर आप अपने घर पर भी जा सकते हैं, जहां पर आप माइंडफुल वॉकिंग करना,
माइंडफुली ब्रीथ करना, पूरी की पूरी जो है एकाग्रता से अपनी ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट को प्रैक्टिस करना, ये मेडिटेशन को साथ लेते हुए भी ये सारी प्रैक्टिसेस करना जरूरी है, जो खुली आंखों के साथ हम कर सकते हैं। और जो 8 एक्सरसाइजेस तिचना थान ने बताई है, वो पहली एक्सरसाइज है जहां पर हम एक्नॉलेज करते हैं हमारे ब्रेथ को, जहां पर हम कहते हैं कि जो अंदर जाती सांस है उससे मैं ये समझ रहा हूं कि सांस चल रही है, और बाहर जाती सांस से मुझे ये समझ में आ रहा है कि सांस छूट रही है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है जहां पर थिचनाथान ये कहते हैं कि ब्रीदिंग इन आई नो दिस इज इन ब्रेथ, ब्रीदिंग आउट आई नो दिस इज आउट ब्रेथ। तो हिंदी में ही अगर इसको कहेंगे तो ये कहेंगे कि सांस जब अंदर जा रही है तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये अंदर जा रही है सांस, और जब बाहर जा रही है तो मुझे समझ में आ रहा है कि छूट रही है सांस। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है ब्रेथ अवेयरनेस लाने का, जहां पर कि हम अपनी ब्रीदिंग को, जो कि बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड है हमारी लाइफ में, जिसके तरफ हमारा ध्यान बहुत कम जाता है, उसके तरफ हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उसके तरफ हम अपना ध्यान लेकर जाते हैं, ताकि हम और आगे अपने डर के आगे बढ़ पाए। ये सारी चीजें जो है, ये सारी प्रैक्टिसेस जो है, आपको और माइंडफुल, आपको और एकाग्र बनाता है, ताकि आप अपने पास्ट या अपने फ्यूचर के डर से आगे बढ़ पाए। सो सेकंड जो है, breathing in I follow my in breath all the way from the beginning to the end, and breathing out I follow my out breath all the way from the beginning to the end। इसको हिंदी में अगर हम कहते हैं तो अंदर सांस लेते समय मैं शुरू से लेकर अंत तक अंदर जाती हुई सांस के साथ बना हुआ हूँ, और बाहर छोड़ते वक्त मैं शुरू से लेकर अंत तक बाहर जाती हुई सांस के साथ बना हुआ हूँ। तो इस समय में हम क्या कर रहे हैं, हम जब सांस ले रहे हैं तो बिगिनिंग से लेकर एंड तक हम उस सांस के साथ जुड़े हुए हैं, और छोड़ रहे हैं तब भी बिगिनिंग से लेकर एंड तक हम उस सांस के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद जो वो एक्सरसाइज बताते हैं, थर्ड एक्सरसाइज, वो है कि ब्रीदिंग इन आई एम अवेयर ऑफ माई होल बॉडी, एंड ब्रीदिंग आउट आई एम अवेयर ऑफ माई होल बॉडी। ये कहते हैं कि हमारी बॉडी का अवेयरनेस होना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी ही है वो व्हीकल जो हमारे सोल को इस लाइफ में कैरी कर रहा है, और हमें ये जरूरी है कि हम अपनी बॉडी का ध्यान रखें और हमारी बॉडी का अवेयरनेस हमारे अंदर आए। तो ब्रीदिंग इन जब हम सांस लेते हैं तब मेरी पूरे शरीर का अवेयरनेस है मुझे, और जब मैं सांस छोड़ता हूँ तभी भी मुझे पूरे शरीर का अवेयरनेस है। ये है एक्सरसाइज नंबर 3। अब एक्सरसाइज नंबर 4 है कि जब मैं सांस ले रहा हूँ तब मुझे मेरी बॉडी के अंदर जो दर्द है, जो तनाव है, वो महसूस हो रहा है, और जब मैं सांस छोड़ रहा हूँ तो वो तनाव और दर्द भी मैं उसके साथ साथ छोड़ रहा हूँ। तो तिचनाथान ये 4 चीजें कहते हैं हमारी बॉडी के लिए, ये एक्सरसाइज जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली बेसिस पर। फिर आता है हमारा माइंड या हमारी इमोशंस, जिसके ऊपर भी हमें काम करना जरूरी है। उसमें ये कहते हैं कि ब्रीदिंग इन आई एम हैप्पी, एंड ब्रीदिंग आउट आई नो हैप्पीनेस एग्जिस्ट्स। तो वो कहते हैं कि जब हम ब्रीथ इन कर रहे हैं या हम सांस ले रहे हैं, तो सांस लेते समय मैं बहुत खुश हूँ, और सांस छोड़ते समय मुझे ये पता है कि खुशहाली मेरे आसपास है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। फिर 6th में हम जब आते हैं तो जॉय के बारे में बात होता है, प्रफुल्लता या आनंद के बारे में हम बात करते हैं। तो जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं तो सांस लेते समय मैं आनंदित हूँ, मैं आनंद में हूँ, और सांस छोड़ते समय मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे आसपास आनंद, बहुत सारा आनंद जो है वो बिखरा हुआ है। तो ये है 6th एक्सरसाइज। और उसके बाद है एक्नॉलेज करना हमारे पेन को, हमारे प्रॉब्लम्स को, हमारी फियर्स को। जब हम 7th में हम ये करते हैं कि जैसे जैसे मैं सांस ले रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि दर्द वाले अनुभव भी हैं, और जैसे जैसे मैं सांस छोड़ रहा हूँ वैसे वैसे वो दर्द वाले अनुभवों को मैं शांत कर रहा हूँ। तो ये है 7th प्रैक्टिस। और उसके बाद 8th में है
जहाँ पर हम डर के बारे में कहते हैं कि जैसे जैसे मैं सांस ले रहा हूँ वैसे वैसे मुझे मेरा डर महसूस हो रहा है, और जैसे जैसे मैं सांस छोड़ रहा हूँ वैसे वैसे मेरा डर जो है वो कम होता जा रहा है। तो ये 8 प्रैक्टिसेस जो है वो उन्होंने बताए हैं, जहाँ पर कि हम अपने जो डर से आगे बढ़ सकते हैं, माइंडफुल हो सकते हैं, हम और ज़्यादा प्रेजेंट में जी सकते हैं, और इस पृथ्वी का अनुभव उठा सकते हैं, इस पृथ्वी का जो है लुत्फ उठा सकते हैं, एक्चुअली इस पृथ्वी की ब्यूटी को देख सकते हैं। और जैसे जैसे जो है हमारा माइंड सेंटर में आता जाता है वैसे वैसे हमारा जो स्कोप है, जिस नॉलेज का स्कोप है वो बढ़ना स्टार्ट होता है। और थich नhat हन ये भी कहते हैं कि जब हम शांत बैठते हैं, जब हम एकाग्र बैठते हैं, तो उस समय हमें ध्यान देना है कि बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है, माइंड किस तरह से रिएक्ट करता है, इमोशंस किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह के इमोशंस आते हैं हमारे जिंदगी में, किस तरह के इमोशंस हमारी जहन में आते हैं, डर वाले, सैडनेस वाले, गिल्ट वाले, इन सारी चीजों पे हमें ध्यान देना है। और जब हम इन पे ध्यान देना स्टार्ट करेंगे तभी इन सारी चीजों को ठीक कर पाएंगे, तभी इन सारी चीजों को जो है हम बेटर कर पाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम सब निर्वाण के पीछे जो है भाग रहे हैं, लेकिन असली निर्वाण हमारी जिंदगी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। और असली निर्वाण है जब हम जो परसेप्शंस, जो रॉन्ग परसेप्शंस हमारी जिंदगी में है, या गलत धारणाएं जिनकी वजह से हम जिंदगी जी रहे हैं, वो सारी धारणाएं जो है वो कोलैप्स कर जाए। गलत धारणाएं का एग्जाम्पल मैं दूंगी, जैसे शादी करना अनिवार्य है, शादी करने से ही तुम खुश रह पाओगे, बच्चे होंगे तो ही तुम खुश रह पाओगे, पैसे होंगे तो ही तुम खुश रह पाओगे, तुम्हारा घर होगा तो ही तुम खुश रह पाओगे। और इन ऐसी बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारे परसेप्शंस जो है हमारी लाइफ में हमें दिए जाते हैं। कम बोलोगे तो खुश रह पाओगे, गुस्सा नहीं करोगे तो खुश रह पाओगे। तो बहुत सारे परसेप्शंस के साथ हम जीवन जीते हैं, और इन परसेप्शंस के ऊपर हमें जो ज्ञान का लाइट शाइन करना है, ताकि हमें असलियत पता चले। इन सारे परसेप्शंस के पीछे, इन सारी धारणाओं के पीछे असलियत में क्या छुपा है, इसके बारे में हमें पता चले कि असलियत में क्या है, कि सच में क्या शादी करने से ही हम खुश रहेंगे, या सच में हमारे बच्चे होंगे तो ही हम खुश रहेंगे, या सच में हमारे पास पैसा होगा तो ही हम खुश रहेंगे। तो इन सारी चीजों का जो है हमें क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट होती है जब हम ध्यान करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम अपने इमोशंस के साथ प्रैक्टिस करते हैं, जब हम अपने इमोशंस को क्लियर करने की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें ये सारी चीजें जो है मिलती है देखने को। सो ये था जो ज्ञान मैंने सीखा एक बहुत ही महान गुरु से, थich नhat हन से। और एक अजीब सा वाकया हुआ, पता नहीं फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया, वो हुआ नहीं। जब मैं ट्रांसलेट कर रही थी इनका नाम हिंदी में, तो मैंने जब लिखा थich नhat हन को हिंदी ट्रांसलेट करके, क्योंकि हिंदी के शब्द मुझे चाहिए थे, तो वहां पर जो ट्रांसलेशन आया वो था सबसे ज्यादा खुश। तो उनके नाम का ट्रांसलेशन जो था वो था सबसे ज्यादा खुश। और उसके बाद मैंने बहुत खोजा कि एक्चुअली क्या इन 3 शब्दों का मतलब होता है सबसे ज्यादा खुश, पर मुझे पता नहीं चला, मुझे मिला नहीं कोई ठोस चीज जो मुझे ये बता पाए कि एक्चुअल में इस शब्द का मतलब है यही। लेकिन जब ये आया मेरे सामने तो बहुत ही एक इट वॉज अ वेरी गुड मोमेंट फॉर मी, बिकॉज ये पूरा का पूरा पर्सोनिफाई करता है इस गुरु को, कि कैसे, किस तरह से माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके, किस तरह से ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देकर हम एक बहुत ही ज्यादा खुश जिंदगी अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। सो अब हम चलेंगे मेडिटेशन के दौरान, और इस मेडिटेशन के दौरान हम मैं इन 8 सेंटेंसेस को पढ़ूंगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ताकि आप इसे इंटीग्रेट कर पाएं, ताकि आप इसे और ज़्यादा अच्छे से जान पाएं। तो हम अब चलते हैं मेडिटेशन में। सो हम जो आपका पसंद
वाला ध्यान का मुद्रा है, उसमें आप बैठ जाएं आराम से, आंखें बंद कर लेंगे। हर अंदर जाती बाहर आती सांस को पूरी तरह से महसूस करेंगे। हर एक सांस आपको आपके पूर्ण स्वरूप का परिचय देता है, वह स्वरूप जिसे डर नहीं लगता, वह स्वरूप जो डर को कभी महसूस नहीं करता। पूरी तरह से अपने पूर्ण स्वरूप से अपना संपर्क बनाएं अपने सांसों द्वारा। हर एक अंदर जाती सांस के साथ आसपास की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है, और हर एक बाहर जाती सांस के साथ सारा तनाव आपके शरीर से बाहर जा रहा है। पूरी तरह से अपनी सांसों से जुड़ जाएं। अंदर जाती सांस के साथ कहें, मुझे पता है कि सांस अंदर जा रही है। बाहर जाती सांस के साथ, मुझे पता है कि सांस बाहर जा रही है। मुझे पता है कि सांस अंदर आ रही है। मुझे पता है कि सांस बाहर जा रही है। अंदर जाने वाली सांस के साथ मैं पूरी तरह से शुरुआत से लेकर अंत तक अंदर जाने वाली सांस के साथ बना हुआ हूँ, और बाहर जाती सांस के साथ मैं पूरी तरह से शुरुआत से लेकर अंत तक बाहर जाती हुई सांस के साथ बना हुआ हूँ।
अंदर जाती सांस के साथ मैं पूरी शरीर को महसूस कर रहा हूँ। बाहर जाती सांस के साथ मैं पूरे शरीर को महसूस कर रहा हूँ। अंदर जाती सांस के साथ मुझे अपने शरीर में जो तनाव और दर्द है उसका आभास हो रहा है। बाहर जाती सांस के साथ यह दर्द और तनाव कम होता दिखाई दे रहा है। अंदर जाती सांस के साथ मैं बहुत खुश हूँ और बाहर जाती सांस के साथ मुझे पता है कि खुशी मेरे आसपास ही है। अंदर जाती सांस के साथ मैं आनंद में हूँ। बाहर जाती सांस के साथ मुझे पता है कि आसपास बहुत आनंद है। अंदर जाती सांस के साथ मैं दर्द देने वाले अनुभवों को महसूस कर रहा हूँ और बाहर जाती सांस के साथ मैं इन सारे अनुभवों को शांत कर रहा हूँ। अंदर आती सांस के साथ मैं अपने डर को महसूस कर रहा हूँ और बाहर जाती सांस के साथ मैं अपने डर को कम होता हुआ महसूस कर रहा हूँ। पूरी तरह से इन 8 वाक्यों को अपनी सांसों के साथ पिरोएं। अंदर आती बाहर जाती सांस के साथ हर एक वाक्य को पूरी तरह से महसूस करें।
जो भी डर आप महसूस कर रहे हैं, जो डर आप महसूस कर रहे हैं, हर एक सांस के साथ और कम और कम और कम होती जा रही है। जब आप अपने पूर्ण स्वरूप से कनेक्ट करते हैं, तब हर एक डर का रूट कॉज आपके सामने आता है। हर एक डर का मूल कारण आपके सामने आता है। और अपने सांसों से जुड़ना ही एकमात्र तरीका है इस स्थिति तक पहुंचने का।
पूरी तरह से अपनी हर एक खुशी, हर एक आनंद, हर एक दुख, हर एक पीड़ा से जुड़ते हुए उसे अवेयरनेस में लाते हुए, सरफेस पे लाते हुए, हर आती जाती सांस के साथ last 2 minutes. जो भी इस समय महसूस हुआ है, उन सारे एक्सपीरियंसेस को, उन सारे अनुभवों को अपने साथ लाते हुए जब भी आप तैयार हों, धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। और अब मैं इनवाइट करती हूँ, अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। लास्ट के 3-4 मिनट हमारे पास हैं और ये मौका मैं लूंगी उस महान मास्टर को, उस महान गुरु को दिल से थैंक यू बोलने का, थीच नाथ हान को, जिन्होंने 95 इयर्स तक हमें बहुत सारा भरपूर ज्ञान दिया है, बहुत सारी अमेजिंग किताबें लिखी हैं। और मैं आप सबसे रिकमेंड करूंगी कि इस मास्टर की किताबें ज़रूर पढ़ें, इनके टॉक्स जो है ज़रूर सुने, और जो इन्होंने कहा है इनर चाइल्ड वर्क या एंसेस्ट्रल वर्क, इसके बारे में आप ज़रूर काम करें, इसके ऊपर ज़रूर काम करें। और इन सारी जो है
पद्धतियों के प्रोग्राम्स QLU में भी होते हैं, तो आप वहाँ पर भी जाकर अटेंड कर सकते हैं। इनर चाइल्ड वर्क, फैमिली कॉन्स्टलेशन वर्क, ब्रेथ वर्क, ये बहुत सारे जो है अमेजिंग टेक्निक्स हैं, अमेजिंग वर्कशॉप्स हैं जिनको आप अटेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आज के इस सेशन के लिए। आज जो ज्ञान हमने प्राप्त किया डर के बारे में, उसके अलावा माइंडफुल वॉकिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं, और मैं आशा करूंगी कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो माइंडफुल वॉकिंग ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे अपनी लाइफ में। और प्लीज़ कोई भी वर्कशॉप्स के लिए आप QLU ग्लोबल के वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर सारे डिटेल्स मौजूद हैं उनके वर्कशॉप्स के। और मैं मेरी ज़िंदगी इन वर्कशॉप्स के द्वारा पूरी की पूरी तरह से चेंज हुई है। सो प्लीज़ आप लोग भी जाकर इन वर्कशॉप्स को अटेंड करें। थैंक यू सो मच। मैं अब आप सबसे विदा लेती हूँ।